हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, उसे मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी लोग उसको कर लिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रश्नावली 1A का आज क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखें तो क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं बच्चों? 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ा था, तो उसमें आया था कि 2 संख्या दिया था, उसका निकालना था एचसीएफ, उनका निकालना था एलसीएम। उसी तरीके यहाँ अब 2 नंबर ना देके बच्चों देखो कितने कितने नंबर दिया है, 3 नंबर दे दिया है। तो कर रखा इन तीनों नंबरों का मुझे क्या निकालना है, एक बार एचसीएफ निकालना है, फिर इन तीनों नंबरों का मुझे एक बार क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कह रखा है किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले पर आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कौन सा नंबर? 12। तो आप 12 लिखकर ऐसे छोड़ दीजिए। फिर दूसरा नंबर लिखा हुआ है 15, 15 लिख दीजिए। तीसरा नंबर है क्या? 21। अब मुझे इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों नंबरों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड। तो अगर आप हमको ऐसे इस तरीके से नहीं पता अगर ओरल, तो हम जानते हैं सिंपली इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 12 का निकालेंगे। तो ध्यान से देखो 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर 3 एक कम 3। इसी तरीके दूसरा नंबर है क्या बच्चों? 15। तो 15 का भी निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो 15 चाहे 5 से काटो चाहे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा क्या है बच्चों? 21। तो अगर मैं 21 का निकालूं तो ध्यान से देखो 3 सते 21 हो जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इन तीनों का अगर हम इस विधि से इस तरीके फैक्टर निकाल लिए तो इसको यहां लिखते हैं। तो 12 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 2 गुणे, फिर 2 गुणे, फिर क्या आया? 3 आ गया। इसी तरीके से फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 3 आया, फिर क्या आया? 5 आया। इसी तरीके से 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 3 आया, और बच्चों क्या आया? 7 आया। ध्यान से अगर इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड देखो तो तीनों में बताओ कॉमन कौन है, उभयनिष्ठ कौन है? तो ध्यान से देखो इनके भी फैक्टर में क्या है? 3, इनके भी फैक्टर में क्या है? 3, इनके भी गुणनखंड या फैक्टर में क्या है? 3। तो 3 ऐसी संख्या है इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कि 3 तीनों का अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या पाई जा रही है? 3 पाई जा रही है। और जो सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो वही हमारा क्या कहलाता है? उन सभी संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। इसका मतलब मेरा एचसीएफ निकला। अगर मैं लिखूं एचसीएफ तो हमारा एचसीएफ निकल कर क्या आया बच्चों? 3 आ गया। क्योंकि तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड था, इसलिए 3 हमारा 12, 15, 21 का क्या निकल आया? एचसीएफ। इसी तरीके फिर मैं क्या निकालूंगा? एलसीएम निकालूंगा। मैंने पुरानी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जब करवाया था तब बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जितनी संख्याओं का एलसीएम निकालना हो सबसे पहले मैं देखूंगा कि उन तीनों में उभयनिष्ठ या कॉमन कौन था। तो भैया जी इन तीनों संख्याओं में कॉमन कौन था? 3। तो जो कॉमन वाला पार्ट है उसको पहले लिख दो। तो केवल 3 तीनों में कॉमन था तो मैंने एक 3 लिख दिया। अब जिनका पेयर या जिनका जोड़ा नहीं बना उन सभी संख्याओं को लिखते हुए चले जाओ। तो पहले नंबर से स्टार्ट करो। 12 में कौन से नंबर का पेयर नहीं बना? 2 का, फिर 2 का। 15 में चलेंगे तो किसका पेयर नहीं बना? 5 का।
इसी तरीके 21 में चलेंगे तो किसका पेयर नहीं बना, 7 का। इन सभी संख्याओं का बच्चों हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। इसी तरीके 5 और 2 का मल्टीप्लाई बच्चों 10 हो जाएगा, 7 को लिखा रहने दो। इसी तरीके अगर 6 गुणे 10 और 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 70, और 6 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 सते 42। इसका मतलब हमारा इन तीनों संख्याओं का जो हमारा एलसीएम है बच्चों वो क्या आ गया, तीनों संख्याओं का हमारा एलसीएम 400 कितना आ गया, 20 आ गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा किन संख्याओं का निकालना है, 17, 23 और 29 का। तो इसको हटा के कौन सा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा वाला। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था पहला संख्या लिखा है 17, दूसरा क्वेश्चन पहला संख्या लिखा है 17, फिर क्या लिखा हुआ है 23, फिर क्या लिखा हुआ है 29। अब ध्यान से देखो यहां जो तीनों संख्याएं लिखी हैं 17, 23 और 29, वो तीनों संख्याएं अपने आप में अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इनका कोई भी फैक्टर इन खुद संख्याओं के अलावा और एक के अलावा कोई संख्या और फैक्टर या गुणनखंड है ही नहीं। तो इनका आपको निकालने की जरूरत नहीं, इनको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं 17 को 17 गुणे क्या लिख सकता हूं, 1। इसी तरीके 23 को मैं क्या लिख सकता हूं, 23 गुणे 1। इसी तरीके में 29 को क्या लिख सकता हूं, 29 गुणे 1, क्योंकि अगर 17, 23, 29 है, अगर ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये तो खुद से या तो 1 से ही विभाजित होंगी, और किसी भी संख्याओं से ये संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं। इसलिए 17 का फैक्टर 17 और 1 होगा, 23 का फैक्टर 23 और 1 होगा, 29 का फैक्टर 29 और 1 होगा। अब अगर मैं इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ लिखना चाहूं तो ध्यान से देखो, तीनों संख्याओं में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तीनों संख्याओं में कॉमन कौन है, 1। इसका मतलब मेरा एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके अगर मैं एलसीएम निकालूं तीनों संख्याओं का, तो जब मैं एलसीएम बताया कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगा उसको आप लोग लिख दीजिए पहले। फिर अब तीनों संख्याओं में जो कॉमन है उसको लिख दीजिए। अब जो संख्या कॉमन नहीं है, जो जिनका पेयर या जोड़ा नहीं बना, उन सभी संख्याओं लिखो। तो 17 में 17 का पेयर नहीं बना, 23 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो उसमें एक संख्या 23 है जिसका पेयर नहीं बना, 29 वाले के सामने वाले में एक 29 है जिसका पेयर या जोड़ा नहीं बना बच्चों। तो ध्यान से देखो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 1 का गुणा करेंगे तो 17 ही आएगा, तो 17 और क्या हो जाएगा 23 और क्या हो जाएगा बच्चों 29। अब हमको 17 का टेबल तो पता ही होगा, तो 17 का 23 में गुणा करो तो 17 तिया 51 हो जाएगा। हासिल कितना बचा 5, 17 दुनिया 34, 34 5 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और गुणे का क्या है बच्चों 29। अब ध्यान से देखो आप लोग इसको सिंपली तरीके से तेजी से फैक्टर कैसे कर सकते हैं। तो 391 लिखा है, इंटू का क्या लिखा हुआ है 29। अब एक काम करो, 391 इंटू 29 को आप लोग 30 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं। ये सिखाने का पर्पज ये है कि आप लोग फिर इस तरीके से टाइम टेकिंग वाला गुणनफल जल्दी ना करें। तो ध्यान से देखो 391 लिखा हुआ है। अब 391 जाके किसके साथ गुणा करेगा, एक बार जाके 30 के साथ गुणा करेगा, फिर 391 जाके किसके साथ गुणा करेगा, 1 के साथ गुणा करेगा। अब देखो सिंपल है, ये 0 पहले ही आ जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 का 9 2 क्या हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा। 391 का 1 में गुणा करेंगे 391। अब हम आसानी तरीके से घटा सकते हैं। ध्यान से देखो 0 से 1 तो घटने वाला नहीं, तो 1 उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9 आएगा। यहां फिर क्या बचा 2 बच गया, 2 से 9 जाने वाला नहीं तो 1 उधार लेंगे, 12 12 में से 9 गए, फिर क्या आ जाएगा 3। यहां बचा 6, 6 से 3 जाएगा 3 आएगा। अब बचा क्या 11। तो ध्यान से देखो इन तीनों संख्याओं का जब हमने क्या निकाला बच्चों एलसीएम, तो कितना आया 11,300
39 आया। इस तरीके दूसरे क्वेश्चन को भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो दूसरे क्वेश्चन का एचसीएफ 1 आया और दूसरे क्वेश्चन का एलसीएम कितना आया बच्चों, 11,339 आया। इसी तरीके आइए आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कौन कौन से नंबर है, तीसरे क्वेश्चन में एक नंबर है 8, तो आप यहां 8 लिख दीजिए पहले नंबर को। इसी तरीके से दूसरा है 9 लिख दीजिए। फिर तीसरा क्या है बच्चों, 25। अब इसका सिंपल आप फैक्टर कर लेंगे क्योंकि मुझे पता है, मान लिया जिसको नहीं आता है तो आप फिर इस तरीके करिए फैक्टर। हमको पता है 2 से करेंगे तो 2 चौको 8 आएगा, 2 दूनिया 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। इसी तरीके 9 का अगर आप लोग निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। इसी तरीके अगर 25 का फैक्टर हम निकालें तो 5 से कटेगा 5 25, 5 एक कम 5 हो जाएगा। मतलब जिसको नहीं आता है वो भी हमने बेसिक से बता दिया कि 8, 9 और 25 का भी कैसे गुणनखंड निकाला जाएगा। तो 8 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 बार, 2 कितनी बार आया बच्चों, 3 बार। इसी तरीके 9 में देखें तो 3 कितनी बार आया, 2 बार। इसी तरीके 25 की बात करें तो 25 का फैक्टर भी 5 कितनी बार आया, 2 बार। अब अगर मैं इन तीनों नंबरों का अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, तीनों नंबरों का अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो ध्यान से देखो, 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड में अगर देखें तो ऐसा तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में उपस्थित हो। अगर यहां 2 है तो इन दोनों में 2 उपस्थित नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 उपस्थित नहीं, ना इसमें 3 उपस्थित है, यहां 5 है तो ऊपर दोनों में उपस्थित नहीं। मतलब तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में ऐसा एक भी नंबर नहीं पाया गया जो कहां उपस्थित हो, तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में उपस्थित हो। तो अगर कभी भी 3 संख्या दिया हो, 2 संख्या दिया हो, 4 संख्या दिया हो, अगर चारों में अगर कोई संख्या कॉमन ना मिले, कोई उभयनिष्ठ ना मिले, तो सिंपल याद रखना उसका हमेशा आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं थी। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां तीनों संख्याओं का कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं थी, इसलिए हमारा उत्तर 1 होगा। क्या होगा बच्चों, 1 होगा। इसी तरीके से अगर इन तीनों संख्याओं का हम क्या निकालें, इन तीनों संख्याओं का अगर हम अब एलसीएम निकाले तो ध्यान से देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे। तीनों संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर तो मिला नहीं, इसका मतलब वही नहीं मिला तो 1 है, मतलब तीनों में। इसका मतलब सिंपली अगर इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उनका एचसीएफ कितना आया, 1 आया। अब क्या है, तीनों का कॉमन मतलब एचसीएफ 1 मिला था। अब क्या नहीं मिला था, कोई कॉमन मिले नहीं था, तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसी तरीके यहां पर 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसी तरीके से 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं तो देखो 2 दुनिया 4 दुनिया क्या हो जाएगा, 8, 3 3 का 9, 5 50 25 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, 25 और 8 का सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 अट्ठे क्या होता है बच्चों, 200, और बचा क्या, 9। जब 209 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो इस तरीके प्रश्नावली 1A का हमने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको देखिए और सॉल्व करिए।